हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वर्गांग पंचाल और आप लोग मुझे देख रहे हैं एस नेटवर्क जोन यूट्यूब चैनल सर्वर हिंदी सीरीज में। आज का जो हम लोगों का सेशन है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, माइंड ब्लोइंग, नॉलेजेबल और इंटरव्यू से रिलेटेड खास होने वाला है। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आज के सेशन को बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक स्किप ना करें। रीजन बीइंग, भले ही आपने डॉकर, कुबरनेट, ओपन स्टैक या क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे कंसेप्ट्स को सीख लिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में एक चीज चलती है इन सभी के, विच इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। और वर्चुअलाइजेशन के इन कंसेप्ट्स को अगर आपने मिस कर दिया तो आई एम डैम श्योर कि इंटरव्यू से रिलेटेड भी आप काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिस कर जाएंगे। तो बिना देरी करे आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वर्चुअलाइजेशन के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। अब आप कहोगे कि वर्चुअलाइजेशन के बारे में हम चीजें जानने आए हैं और आप उल्टा हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो रीजन ये है कि इस सेशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को इस सेशन के अंदर डिलीवरी करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं एंड ऑफ द सेशन वो सारी की सारी चीजें आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहे और कंसेप्ट्स के साथ सारी चीजें क्लियर हो। करेक्ट। सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा उन लोगों से है जो फ्रेशर हैं, आईटी के अंदर अभी नए हैं, या तो वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीसीए, बीटेक या कोई भी एक डिग्री कर रहे हैं कंप्यूटर पर, बट वो काम करते हैं। राइट। सो अभी उन्हें एक साल भी नहीं हुआ कंप्यूटर पर काम करते हुए, डजंट मैटर वो लैपटॉप पे काम करते हैं या डेस्कटॉप पे काम करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, आप मुझे ये बताएं कि क्या कभी अभी तक ऐसा हुआ है कि आपने लैपटॉप या डेस्कटॉप का रैम या सीपीयू का यूटिलाइजेशन 100% कर दिया हो? अगर 100% तक कभी आपने यूज किया है तो किन किन केसेस में ऐसा हुआ, मुझे इस कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। और अगर आप नॉर्मली एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आप इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हैं, ऑफिस यूज कर रहे हैं, फोटोशॉप यूज कर रहे हैं या कोई और एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो उस केस में कितना यूटिलाइजेशन जाता है, इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर क्यों ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आगे आपको बहुत जल्द इस सेशन के अंदर पता लग जाएगा। करेक्ट है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है उन लोगों से जो आईटी प्रोफेशनल है, ऑलरेडी सर्वर से रिलेटेड काम करते हैं, चाहे वो विंडोज सर्वर हो या लाइनेक्स सर्वर हो। तो विंडोज और लाइनेक्स दोनों के लिए ही मेरे पास ये क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्या कभी आपने एनवायरमेंट के अंदर डीएनएस या डीएचसीपी सर्वर पर काम किया है? अगर किया है, आपका आंसर यस है, तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या आपने कभी देखा है डीएनएस या डीएचसीपी सर्वर के सीपीयू यूटिलाइजेशन या मेमोरी यूटिलाइजेशन को 100% होते हुए सर्वर पर? ध्यान रखें, यहां पर डीएनएस और डीएचसीपी सर्वर इंटीग्रेटेड सर्विसेज यूज ना कर रहा हो, स्टैंड अलोन सर्विसेज यूज कर रहा हो। अगर डीएनएस सर्वर है तो डेडिकेटेड डीएनएस की सर्विसेज रन हो रही है और डीएचसीपी सर्विस चल रही है तो डीएचसीपी की सर्विस चल रही हो, कोई और एडिशनल एप्लीकेशन या सर्विसेज उस सर्वर पर ना चलती हो, तो आप लोगों ने चेक करना है कि सीपीयू या मेमोरी का यूटिलाइजेशन सर्वर पर कभी हाई हुआ है। अगर हां, आपका आंसर यस है, तो किन किन केसेस में है मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बता सकते हैं। और अगर नहीं हुआ है तो भी यहां पर इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों नहीं होता है और क्या रीजन है। करेक्ट। तो वर्चुअलाइजेशन के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहने का मकसद यह है कि वर्चुअलाइजेशन को जब हम समझते हैं, कंसेप्ट्स को लेकर समझते हैं, तो 1, 2, 5, 10 ऐसे कोई भी चीजें नहीं, बहुत सारे ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स हैं जिसके लिए ये वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट को डिजाइन किया गया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वर्चुअलाइजेशन एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम बोलते हैं कई बार वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी या वीटी। राइट। सो अब आप कहोगे कि ये तो एक फीचर है, सर्विस है जो बायोस के अंदर मिलती है, हम उसे इनेबल करते हैं और फिर कुछ काम कर लेते हैं या नहीं करते हैं, और पता है तो वेल एंड गुड है, और नहीं पता है तो वो सारी की सारी चीजें जानेंगे सेशन के अंदर। क्लियर है। बिल्कुल भी चीजों को स्किप ना करें क्योंकि सारी की सारी चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्लियर है। सो सबसे पहला वर्चुअलाइजेशन बनाने का कंसेप्ट ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सके। आप जिस भी कंपनी में प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, आप उस प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्टिंग बचा सके, बहुत ज्यादा पैसा आप अपनी कंपनी के लिए सेव कर सके। तो अभी क्या होता है, अगर मैं बात करूं वर्चुअलाइजेशन से पहले की जर्नी में हम लोग ट्रेडिशनल आईटी पर काम करते थे। अगर आपको मोर देन
10 ईयर एक्सपीरियंस हो चुका है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने भी डेटा सेंटर सर्वर्स के अंदर, जब डेटा सेंटर में जाते हैं तो वहां फिजिकल सर्वर्स ही देखे होंगे। लेकिन आज के टाइम में फिजिकल सर्वर्स डेटा सेंटर में होते हैं, लेकिन उनका साइज कॉम्पैक्ट हो गया है। क्या ऐसा कंसेप्ट हुआ जिसकी वजह से डेटा सेंटर का साइज कॉम्पैक्ट हो गया है? जहां हम पहले हजारों सर्वर्स लगा रहे थे, आज के टाइम में 100 सर्वर्स के अंदर ही वो काम हो जाता है। यानी कि मुझे आज हजारों सर्वर्स नहीं लगाने पड़ते, राइट? इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट कि आप किस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और कितने सर्वर्स हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी के अंदर कोई भी कंपनी होगी वहां हजारों सर्वर नहीं होंगे, सर्वर लाखों भी हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल आईटी के कंपैरिजन, आज के टाइम में वर्चुअलाइजेशन के इस कंसेप्ट को यूज करते हुए डेटा सेंटर का साइज कॉम्पैक्ट हो गया, राइट? कैसे? फॉर एन एग्जांपल, पहले के केस में जहां मैं ट्रेडिशनल आईटी यानी फिजिकल सर्वर्स के एनवायरनमेंट में मैं बात करूं, तो वहां पर अगर मुझे डीएनएस सर्वर लगाना है तो डीएनएस एक सर्वर नहीं लगेगा। आप डीएनएस प्राइमरी लगाएंगे, प्राइमरी का बैकअप सेकेंडरी लगाएंगे, और क्वेरीज फास्ट रिजॉल्व हो तो आप स्टब जोन भी लगा लेंगे। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 2 से 3 सर्वर लगाएंगे। प्राइमरी सेकेंडरी तो होगा ही होगा। प्राइमरी सेकेंडरी इसलिए कि प्राइमरी अगर क्रैश हो गया तो सेकेंडरी जो सर्वर है आपका डीएनएस का, वो क्वेरी को रिजॉल्व कराएगा। करेक्ट है? तो एटलीस्ट 3 सर्वर। सेम अगर मैं डीएससीपी के कंसेप्ट में मैं बात करता हूं तो भी आपको 2 सर्वर लगाने पड़ेंगे, सो दैट एक डीएससीपी सर्वर डाउन हो जाए तो दूसरा डीएससीपी सर्वर आपके एनवायरनमेंट के अंदर आईपी एड्रेस असाइन करा सके विदाउट एनी फेलियर। क्लियर है? इसके लिए हम 80-20 का रूल यूज करते हैं, और अगर आपको नहीं पता 80-20 का रूल क्या होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। मैं डीएससीपी के ऊपर भी जल्दी ही एक सेशन लेकर आ रहा हूं। क्लियर है? अब इसके अलावा अगर हम कोई और एग्जांपल लें, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं मेलिंग सर्वर की, मेरी कंपनी के अंदर मेल्स चलती हैं, मैं ईमेल सेंड या रिसीव करता हूं, इंटरनल अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को भी और एक्सटर्नल बाहर मार्केटिंग करता हूं, कोई प्रोडक्ट को सेल करता हूं तो उसके प्रोसेस भी मैं क्लाइंट को मेल करता हूं, तो मुझे उन्हें भी मेल करनी। तो मैसेजिंग सर्वर जो मैं लगाऊंगा वो भी एक नहीं होगा, मल्टीपल मैसेजिंग सर्वर होंगे, सो दैट एक क्रैश हो जाए तो दूसरा सर्वर मेरे पास हो, विदाउट फेलियर मैं काम कर सकूं। सेम अगर मैं बात करता हूं आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट के प्रोस्पेरस, तो वहां भी मल्टीपल सर्वर लगने वाले हैं। आप डीसी और एडीसीज लगाएंगे, यानी कि मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स आपके एनवायरनमेंट में होने वाले हैं। तो कितने भी सर्वर रोल्स के बारे में अगर हम बात करें, आप देखेंगे हर सर्वर का हमारे पास बैकअप सर्वर है, और वो होना भी चाहिए। करेक्ट है? तो अब ऐसे केस के अंदर हम क्या क्या चीजें करेंगे, वो चीजें और थोड़ी सी समझ लेते हैं। सो इतने सारे हम लोगों के पास सर्वर्स हैं, जहां आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट के लिए हम मल्टीपल सर्वर्स लगा रहे हैं, डीएनएस के लिए मल्टीपल सर्वर्स लगा रहे हैं, डीएचसीपी सर्वर के लिए मल्टीपल सर्वर्स लगा रहे हैं। ये तो कुछ बेसिक सर्वर्स हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कंपनी के अंदर बहुत सारे ऐसे सर्वर्स और भी होंगे जो टूल्स मैनेजमेंट करते होंगे, यानी टूल से रिलेटेड चलते होंगे। जैसे टिकटिंग टूल है, या यूजर जब लॉग इन करता है सर्वर पर तो उसके लिए पासवर्ड क्रिएट कर देता है न्यू। हर टाइम जब भी हम सर्वर पे लॉग इन करते हैं तो नया पासवर्ड देता है, तो भी आप सर्वर्स लगाने वाले हैं। तो अब क्या डेटा सेंटर के अंदर हर सर्वर का सीपीयू यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन या स्टोरेज 100% हाई रहता है? अब आप कहेंगे नहीं, ऐसा बहुत रेयर होता है कि हर सर्वर का सीपीयू, मेमोरी या स्टोरेज का यूटिलाइजेशन 100% तक जाता हो, या नेटवर्क का यूटिलाइजेशन 100% तक जाता हो। तो अब ऐसे केस में क्या करें? मैंने तो हर सर्वर के लिए पे किया है, और हर सर्वर के अंदर फॉर एन एग्जांपल मैंने अगर जो सर्वर, कोई डेडिकेटेड एक सर्वर ले लेते हैं, डेल का मेरे पास कोई एक सर्वर है जिस पर आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट का मैं काम कर रहा हूं, तो अब इसका अगर मैं 100% यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा हूं तो मेरे लिए तो बाकी जो स्पेस बच रहा है, जितना सीपीयू बच रहा है, रैम बच रहा है, स्टोरेज बच रहा है, अभी तक के लिए तो वो वेस्टेज ही जा रहा है। हाँ, इन फ्यूचर अगर लॉन्ग टाइम के लिए मैं बात करूं तो स्टोरेज में यूज कर सकता हूं, कभी कभी सीपीयू या मेमोरी यूटिलाइजेशन भी 100% तक यूज कर सकता हूं, लेकिन यूज कर सकता हूं, किया नहीं है। तो ऐसे केस में अगर हम वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट को यूज कर लें, जहां पर मल्टीपल आपके फिजिकल सर्वर्स लग रहे थे, वहां वर्चुअलाइजेशन की इस टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट को यूज करके आप जहां 100 सर्वर्स लग रहे थे, 100 की जगह अब आप 10, 5, 15 सर्वर्स के अंदर ऑलमोस्ट सेटअप कर सकते हो। कैसे? वो सारी की सारी चीजें जानेंगे हम वर्चुअलाइजेशन की सीरीज को जब स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? अब दूसरा कंसेप्ट इस वर्चुअलाइजेशन को लाने का यह है कि आप पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को सेंट्रलाइज मैनेज कर सकें।
अब आप कहेंगे सेंट्रलाइज मैनेजमेंट तो हम विंडोज और लाइनक्स के अंदर भी कर रहे हैं, ये वर्चुअलाइजेशन हमें किस तरीके का बेनिफिट देगा, किस तरीके का सेंट्रलाइज मैनेजमेंट देगा, या किस तरीके का मैनेजमेंट और बेहतर प्रोवाइड कराएगा जो फिजिकल सर्वर्स में नहीं होता था। तो उसके रीजन में भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जैसे कि क्लोन एंड टेम्पलेट। जब आप कोई सर्वर क्रिएट करते हैं, जब फिजिकल सर्वर क्रिएट करते हैं, तो आपको सारी की सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर विंडोज सर्वर है तो आप फिजिकल सर्वर पर विंडोज सर्वर इंस्टॉल करेंगे, बहुत सारे टूल और एप्लीकेशंस इंस्टॉल करेंगे जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी आपकी कंपनी के प्रोस्पेरस। तो तब जाकर आपका सर्वर रेडी होगा और उसके बाद जो भी उस सर्वर को मैनेज या कॉन्फ़िगर करेगा वो उस पर रोल या कॉन्फ़िगर करेगा, रोल को इंस्टॉल करेगा और फिर कॉन्फ़िगर करेगा। क्लियर है? सो दैट प्रोसेस वुड टेक टाइम। लेकिन अगर आप वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है क्लोन एंड टेम्पलेट का। आपने डेडिकेटेड ऑलरेडी एक ऐसा सर्वर बना रखा होगा जिसपे विंडोज सर्वर इंस्टॉल है या लाइनक्स सर्वर इंस्टॉल है, काफी सारी एप्लीकेशंस जो बेसिक टूल्स हैं वो भी इंस्टॉल करके रखे हैं। तो जब कभी आपको इन फ्यूचर नया सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है तो आप क्लोन एंड टेम्पलेट करते हैं और उसके बेहाफ पर एक सर्वर रेडी हो जाता है कुछ मिनटों में। जैसे कि अगर आपने क्लाउड के अंदर काम किया है तो आपने देखा होगा बहुत सारी इमेजेस बनी हुई होती हैं जिसके बिहाफ पर हमें जो भी इमेजेस चाहिए वो इमेजेस हम चूज कर लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मेरे को डेटाबेस के लिए सर्वर चाहिए और डेटाबेस में भी एसक्यूएल या ओरेकल, तो वहां पर आपको वो सारे के सारे स्लैब्स मिल जाएंगे। आप एज्योर के अंदर या एडब्ल्यूएस के अंदर वो इमेजेस देखेंगे और सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट कर लेंगे। तो सर्वर बिल्ड के अंदर वहां पर टाइम नहीं लगता। तो सेम कंसेप्ट वर्चुअलाइजेशन के अंदर भी टाइम नहीं लगता। रीजन बीइंग कि अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी बात करूं तो उसका बेस भी वर्चुअलाइजेशन ही है। क्लियर है यहां तक कहानी? नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वर्चुअलाइजेशन को डिजाइन करने का, टेक्नोलॉजी को बनाने का, विच इज कॉल्ड गो ग्रीन। आप लोगों ने बहुत सारे सर्विस सेंटर में देखा होगा ये स्लोगन लिखा हुआ गो ग्रीन, है ना? तो ये गो ग्रीन है क्या कंसेप्ट? अगर आप साइंस स्टूडेंट है, अगर आपने 10th 12th या ग्रेजुएशन के अंदर आपने साइंस पढ़ा है तो आप लोगों ने देखा होगा एक चीज पढ़ी होगी विच इज कॉल्ड ओजोन। ओजोन बेसिकली एक लेयर है जो अर्थ और सन के बीच में है। क्योंकि सन के बारे में अगर हम बात करें तो सन की जितनी भी लाइट आती है अर्थ पर वो डायरेक्ट नहीं आती है, ओजोन में से फिल्टर होकर आती है, राइट? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के बंदे और अभी थोड़ा साइंस के बारे में बात करने लगे हैं तो मैं एक्चुअली ये बताने का रीजन ये है कि आपको वो चीजें भी पता लगे और वर्चुअलाइजेशन के इस कंसेप्ट को भी पता लगा सके आप, राइट? तो अब जब सन की लाइट अर्थ पर आती है तो उसके बीच में ओजोन एक लेयर है, बहुत पतली सी, मतलब कोई एक ऐसी ट्रांसपेरेंट लेयर है जिसके थ्रू लाइट फिल्टर होती है सन की और फिर अर्थ पर आती है। अब जितना ज्यादा हम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं अर्थ पर, फॉर एन एग्जाम्पल नंबर ऑफ एसीज बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। आज के टाइम में हम कोई भी लग्जरी कार परचेज करते हैं या कोई भी कार परचेज करते हैं तो हर कार के अंदर एसी आता है। स्कूल, होम या ऑफिसेस के अंदर भी एसी है। तो हर जगह हम एसी यूज कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा एसी यूज कर रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन के ऊपर जितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन के अंदर जो होल है एक होल होता जा रहा है और वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। जितना ज्यादा वो होल बढ़ता चला जाएगा अर्थ के ऊपर, उतनी ज्यादा सन की जो लाइटें हैं वो ज्यादा इंपैक्ट करेंगी, उतनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी। करेक्ट है? तो उस वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट को अगर मैं बात करूं तो बनाने का रीजन एक गो ग्रीन भी है, राइट? हो सकता है आप लोग जानते हो कि वर्चुअलाइजेशन को बनाने के बैकएंड के रीजन के अंदर गो ग्रीन भी हो, और अगर आपको नहीं पता तो ये भी एक रीजन है। अब आप कहेंगे ये गो ग्रीन कैसे हो सकता है? क्योंकि जहां पहले हम डेटा सेंटर्स के अंदर थाउजेंड्स के अंदर सर्वर लगा रहे थे और उन्हें सर्वर्स को ठंडा करने के लिए हमें बड़े नंबर ऑफ एसीज चाहिए होते थे, वहां आज के टाइम में वर्चुअलाइजेशन के इस कंसेप्ट पे हम थाउजेंड्स ऑफ सर्वर नहीं लगा रहे, हंड्रेड्स ऑफ सर्वर लगाते हैं, तो हमें डेटा सेंटर का साइज छोटा हो जाएगा, नंबर ऑफ एसीज कम हो जाएंगे, और एसीज कम हो जाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी, राइट? तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट जो वर्चुअलाइजेशन को यूज करने का रीजन है विच इज कॉल्ड आइसोलेशन। यानी कि आप किसी भी सर्वर को अगर आप चाहें कि इमीडिएटली ये नेटवर्क से आइसोलेट हो जाए या नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड हो जाए तो आप यूज कर सकते हैं। साथ साथ आप यूज कर सकते हैं वर्चुअलाइजेशन के इस कंसेप्ट को अगर आप चाहते हैं स्केलेबिलिटी। फॉर एन एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि आपका कोई एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर कुछ मंथ के अंदर नंबर ऑफ डेज आते हैं जहां पर आप सेल करते हैं, तो सेल के टाइम पे आप चाहते हैं सर्वर का जो रैम है वो बढ़ जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी आप उसमें 32 GB रैम पर काम करते हैं, आप चाहते हैं उसमें 64 GB रैम हो जाए।
अभी आप उसमें 8 कोर प्रोसेसर या 16 कोर प्रोसेसर्स के साथ काम करते हैं, लेकिन जब आपकी सेल आती है उस सर्वर के ऊपर सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है, तो आप चाहते हैं कि उसमें नंबर ऑफ कोर जो सीपीयू प्रोसेसर्स है वो भी बढ़ जाए। तो अब ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर फिजिकल सर्वर से तो आपको पहले डाउन टाइम लेना पड़ेगा, सर्वर के अंदर वो एक्सटेंड करना पड़ेगा और फिर उसे यूज करेंगे। करेक्ट? करेंगे या नहीं करेंगे? ऐसी सारी चीजें बिल्कुल करेंगे, और उसके बाद आप इसे अपने एनवायरनमेंट के अंदर रन करते हैं। लेकिन जब आप रन करते हैं तो फिर आपको लगता है कि यार अब ये रन हो रहा है तो होने ही दो, तो जो बचा हुआ अब रैम या सीपीयू का स्पेस है वो वेस्टेज जा रहा है, क्योंकि आप उसे रोज नहीं यूज कर पा रहे हैं। लेकिन वर्चुअलाइजेशन के इस कंसेप्ट के बिहाफ पर आप इस रैम या सीपीयू यूटिलाइजेशन को दूसरे और सर्वर्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसकी वजह से भी हम वर्चुअलाइजेशन को यूज करते हैं, और भी ऐसे काफी सारे रीजन है जिसकी वजह से हमें वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट को आज के टाइम में यूज करना पड़ता है, या बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम वर्चुअलाइजेशन को यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? अब बात आती है कि वर्चुअलाइजेशन हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर। तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 2 तरीके के वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। अब आप कहेंगे ये टाइप 1 और टाइप 2 क्या है और कौन सी वर्चुअलाइजेशन यूज करूं, वो सारी चीजें भी हम इस सेशन के अंदर जानेंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और फिर भी अगर इस सेशन के अंदर कोई ऐसी चीज बच जाती है जो आप जानना चाहते हैं या चीजें सेशन के अंदर मिसिंग है, मुझे कमेंट में बता दें या इंस्टाग्राम पर आप मुझे बता दें। इंस्टाग्राम का आपको लिंक दिख रहा होगा यहां पर, तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे पिंग कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, वहां पर भी मैं आपको आंसर्स दे दूंगा। करेक्ट? अगर कुछ चीजें बच जाएंगी। और उसके बाद हम एक चीज कर सकते हैं कि नेक्स्ट एक और वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड सेशन भी डिजाइन कर दें, जहां पर आपकी नंबर ऑफ क्वेरीज है उन क्वेरीज को मैं रिजॉल्व करा दूं। वैसे तो कोशिश ये कि ज्यादा से ज्यादा चीजें इस सेशन के अंदर मैं कवर अप कर लूं। क्लियर है? तो अब हमने जैसे बात करी कि वर्चुअलाइजेशन अगर हमने सेटअप अपनी कंपनी में करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड कराना है वर्चुअलाइजेशन के बिहाफ पर, तो कैसे करें? तो वेल हमारे पास 2 तरीके हैं वर्चुअलाइजेशन के, विच इज कॉल्ड टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 को हम बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन या हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन भी बोलते हैं, राइट? यानी कि हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, कुछ ऐसा। क्लियर है? यहां पर अगर आप देखेंगे इस टाइप 1 वर्चुअलाइजेशन के अंदर सबसे जो बॉटम में लेयर है वहां पर आपके पास आपके सर्वर का फिजिकल सर्वर यानी कि हार्डवेयर है, राइट? हार्डवेयर का मतलब है फिजिकल सर्वर आप यहां पर यूज कर रहे हैं। इसके ऊपर आप सेकंड लेयर पर देख रहे हैं कि वीटी यानी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इनेबल किया हुआ है। तो आज के टाइम में मैं आप लोगों को बता दूं, आप कोई भी लैपटॉप, डेस्कटॉप या सर्वर्स परचेज करते हैं, सभी कोर सीरीज के साथ आते हैं। कोर सीरीज मतलब उसमें एटलीस्ट 2 कोर तो होते हैं। अब 2 कोर का मतलब ये बिल्कुल भी ना सोचें कि 2 डिफरेंट प्रोसेसर्स लगे हैं सर्वर में या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, नहीं। प्रोसेसर वो एक ही है, लेकिन स्प्लिट करके 2 पार्ट में डिवाइड किया है लॉजिकली। फिजिकल देखने में वो एक ही है, मदरबोर्ड के अंदर एक ही सॉकेट लगा है, लेकिन उसे लॉजिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो प्रोसेसर एक 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है तो 2 कोर, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है तो 4 कोर। और मैं आपको बता दूं, सर्वर या लैपटॉप, डेस्कटॉप या कोई भी हार्डवेयर आप यूज कर रहे हो, जितने ज्यादा कोर परचेज करते हैं उतना ज्यादा प्रोसेसर की कॉस्ट बढ़ जाती है, राइट? अब आप कहोगे कि ये कोर बढ़ने से बेनिफिट क्या है? कोर बढ़ने से बेनिफिट ये है, आप उतने नंबर ऑफ थ्रेडिंग्स या नंबर ऑफ टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हो सर्वर्स को, इस प्रोसेसर को यूज करके। क्लियर है? नेक्स्ट अब मैं बात करता हूं, तो यहां पर फर्स्ट लेयर पे आपने यूज किया हार्डवेयर, सेकंड लेयर पे आपने यूज किया वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी आप कोर सीरीज प्रोसेसर यूज कर रहे हो, सर्वर यूज कर रहे हो या लैपटॉप, डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, इन सभी सर्वर्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप के अंदर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी आती है। जस्ट आपको बायोस के अंदर जाकर उसे इनेबल करना है। बाय डिफॉल्ट ये सर्विस डिसेबल होती है, लेकिन आप चाहते हैं इसका यूज करना, तो आप इस सर्विस को इनेबल कर लें, राइट? यानी कि एक कंसेप्ट, एक ऑप्शन मिलेगा आपको बायोस के अंदर, उस ऑप्शन को जाके जस्ट इनेबल करना है। तो जैसे आप इनेबल कर लेंगे तो आपके हार्डवेयर के अंदर वीटी की जो सर्विस है वो एक्टिव हो जाएगी, राइट? अब अगर आप पूछेंगे, अब आपके पास क्वेश्चन होगा कि सर मुझे कैसे पता लगेगा मेरे बायोस के अंदर वीटी अभी इनेबल है या नहीं, तो उसके लिए आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट के अंदर सीपीयू वाले सेक्शन में अगर आप देखें यहां पर, तो यहां पर आपको दिख जाएगा कि यहां पर ये वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है।
इनेबल्ड का मतलब बायोस के अंदर आपका जो सेक्शन है उसमें ये इनेबल है, लेकिन अगर इनेबल नहीं है तो आज ही अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें और बायोस ओपन करके उसमें वीटी को चेक करें, राइट। डजंट मैटर आप इंटेल का प्रोसेसर यूज करते हैं या एएमडी का, दोनों ही प्रोसेसर्स के अंदर आपको वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी मिल जाएगी। अगर इंटेल यूज करते तो वीटी दिखाई देगा और एएमडी यूज करते तो VTX आपको मिलेगा, राइट। तो दोनों ही चीजें आप देख ले जो भी आपका प्रोसेसर है, और वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को इनेबल करने के बाद काफी सारे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। क्या, वो भी जानते हैं अभी थोड़ी देर में। अब सेकेंड लेयर के बाद चलते हैं थर्ड लेयर पे। यहां थर्ड लेयर पे आप देखेंगे मैंने लिखा हुआ है विच इज कॉल्ड हाइपरवाइजर। अब ये हाइपरवाइजर क्या है, राइट। तो हाइपरवाइजर मैं बता दूं, ये काइंड ऑफ एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपको हार्डवेयर के अंदर जो वर्चुअलाइजेशन की फैसिलिटी है, इस वर्चुअलाइजेशन को ये इनेबल कर देता है, और आपका जो रिसोर्स है, रिसोर्स एज इन आपके कंप्यूटर का सीपीयू, आपके कंप्यूटर की रैम, आपके कंप्यूटर का स्टोरेज, आपके कंप्यूटर का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या अगर आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट कुछ और भी है जैसे SKZ कंट्रोलर लगा लेते हैं, अगर आप स्टोरेज बनाना चाहते हैं या आप गेमिंग से रिलेटेड आप कुछ काम करना चाहते हैं, 3D ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हैं, तो वो भी अगर आपने लगा रखा है तो उन सब चीजों को भी आप शेयर कर सकते हैं स्प्लिट करके, राइट। यानी कि अगर आपको 2, 3, 4, 5 सर्वर्स के अंदर ये सारी चीजें चाहिए तो उसके लिए आपको जरूरी नहीं कि आप अलग अलग सर्वर्स लगाएं, एक सिंगल सर्वर के अंदर भी आप ये सारा काम कर सकते हैं और रिसोर्स को स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये रिसोर्स को स्प्लिट करने की जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करा रहा है यहां पर हाइपरवाइजर करा रहा है। क्लियर है। तो हाइपरवाइजर आप डायरेक्टली फिजिकल सर्वर पर इंस्टॉल करते हैं। अब आप कहेंगे ये हाइपरवाइजर कौन कौन से आते हैं, तो हाइपरवाइजर के बारे में मैं बात करूं तो खाली हाइपरवाइजर के बारे में ही नहीं, इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें, काफी सारे ऐसे वेंडर्स हैं इंडस्ट्री के अंदर जो हाइपरवाइजर क्रिएट करते हैं या वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के लिए हाइपरवाइजर क्रिएट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट भी है, VMware भी है और रेड हैट भी है। इसके अलावा और भी काफी सारी कंपनीज हैं जो हाइपरवाइजर क्रिएट करते हैं, बट जो सबसे बड़े प्लेयर हैं इंडस्ट्री के अंदर वो ये 3 कंपनीज सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। और इन 3 के अंदर में भी अगर मैं सबसे ज्यादा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पर अगर आपको रेटिंग करूं तो VMware नंबर 1 पर है। रीजन बीइंग कि VMware कंपनी सबसे ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है आपको वर्चुअलाइजेशन में, और सबसे ज्यादा टूल्स आपको प्रोवाइड कराती है वर्चुअलाइजेशन के अंदर। क्या, वो आगे जानेंगे, राइट। सो अभी हम बात करें, अगर आप VMware कंपनी को यूज करना चाहते हैं तो आपके पास हाइपरवाइजर होगा ESXi। ESXi की फुल फॉर्म होती है इलास्टिक स्काई एक्स इंटीग्रेटेड। क्लियर है। सो अगर आपने नहीं सुना तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करें और फिर दोबारा इसे सुन ले। इलास्टिक स्काई एक्स इंटीग्रेटेड ये VMware कंपनी का हाइपरवाइजर है। अगर आप VMware को यूज नहीं करना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को यूज करना चाहते हैं, तो आपको मिल जाएगा हाइपर-वी, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हाइपर-वी नाम का हाइपरवाइजर बनाती है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को भी यूज नहीं करना चाहते तो रेड हैट को यूज कर सकते हैं। वहां आपको काफी सारी, वैसे तो ओपन सोर्स है तो आपको काफी सारे ऐसे हाइपरवाइजर्स मिल जाएंगे, बट KVM वहां पर एक हाइपरवाइजर है जो आपको एंटरप्राइजेस लेवल पर भी सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा और भी काफी सारे हैं जो आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो मैं मेजरली जो सबसे ज्यादा बात करने वाला हूं वो माइक्रोसॉफ्ट और VMware को लेकर ज्यादा बात करने वाला हूं, और अपकमिंग सेशंस के अंदर भी माइक्रोसॉफ्ट और हाइपर-वी को लेकर माइक्रोसॉफ्ट और VMware को लेकर ज्यादा डिस्कशंस करने वाला हूं। क्लियर है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं हाइपरवाइजर के अंदर। इस हाइपरवाइजर के बाद आप क्या करते हैं, नेक्स्ट लेयर पर आप क्रिएट करते हैं वर्चुअल मशीन्स। वर्चुअल मशीन्स का मतलब है वर्चुअल सर्वर्स। सर्वर तो फिजिकली एक ही है, लेकिन इस फिजिकल सर्वर को हम स्प्लिट कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, मुझे AD, DNS, DHCP, डायल अप, VPN या कोई भी सर्वर इंस्टॉल करना है तो इसी फिजिकल सर्वर पर इंस्टॉल होगा, लेकिन इसे वर्चुअल बनाकर इंस्टॉल करेंगे। क्लियर है। तो वर्चुअल मशीन आप क्रिएट करते हैं। वर्चुअल मशीन के ऊपर जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये वैसा ही है जो आप यूज करते हैं विंडोज या लाइनेक्स या कोई और, लेकिन यहां पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है। तो वर्चुअल मशीन पर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है उसे हम बोलने वाले इन फ्यूचर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है। ठीक है। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप इंस्टॉल कर देते हैं, इस पर आप जो भी रिक्वायरमेंट वाली आपकी सर्विसेज हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो इंस्टॉल कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। जैसे AD इंस्टॉल करनी है तो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर सकते हैं,
तो ये एक रोल है। डीएनएस इंस्टॉल करना है तो डीएनएस इंस्टॉल कर लें। तो ये टाइप 1 के अंदर कंसेप्ट है। और इस टाइप 1 वर्चुअलाइजेशन को प्रोडक्शन या कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर लोड बैलेंसिंग भी है और फॉल्ट टॉलरेंस भी है। लोड बैलेंसिंग एंड फॉल्ट टॉलरेंस कैसे है, ये आगे के अपकमिंग सेशंस में जानेंगे। सारी चीजें अगर इस सेशंस में हम करने लगे तो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा किस सेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें मैंने बताई थी। तो आपको बार बार वीडियो को स्क्रॉल करना पड़ेगा और चीजें देखनी पड़ेंगी, राइट। तो मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड हो, कम चीजों के अंदर, कम ड्यूरेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं बनाना चाहता हूं इस सेक्शन के अंदर। ऑलरेडी वैसे तो ये सेशन थोड़ा सा लेंथी होता जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट आता है, जो हम कंपनी या दूसरे एनवायरनमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन, यानी कि ये वाला, बिल्कुल ठीक, ये वाला। सो इस वाली वर्चुअलाइजेशन को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं टेस्टिंग एनवायरनमेंट में या ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में। कंपनी के अंदर यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर यूज होता है, क्योंकि इसके अंदर आपका थोड़ा सा ड्रॉबैक ज्यादा है। क्या ड्रॉबैक है वो हम बात करेंगे अभी, राइट। सो ये टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन को हम लोग पैरा बेस्ड वर्चुअलाइजेशन भी बोलते हैं, नहीं पैरा, PARA, पैरा वर्चुअलाइजेशन भी बोलते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन भी बोलते हैं, राइट। तो पहला टाइप 1 हमारा जो वर्चुअलाइजेशन था, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन या बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन। टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन को पैरा वर्चुअलाइजेशन या सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। सबसे ज्यादा कंपनी के अंदर नहीं यूज करते इसे, मैं आपको बता दूं, ट्रेनिंग और टेस्टिंग एनवायरनमेंट में यूज करते हैं। अब टेस्टिंग आप ऑफिस के अंदर यूज कर रहे हैं तो यूज कर सकते हैं, लेकिन टेस्टिंग एज इन अगर आप जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो इस एनवायरनमेंट को यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस एनवायरनमेंट के थ्रू आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं। अब इस एनवायरनमेंट में क्या चीजें, जरा ये देख लेते हैं। यहां पहले सेक्शन के अंदर आपके पास हार्डवेयर है, यानी कि आपका वही सर्वर, डजंट मैटर आप फिजिकल सर्वर्स के अंदर कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं। आप वर्क स्टेशन यानी कि टावर सर्वर यूज कर रहे हैं, रैक सर्वर यूज कर रहे हैं, या ब्लेड सर्वर यूज कर रहे हैं, कोई भी सर्वर यूज कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है फिजिकल सर्वर्स के अंदर इन सारी चीजों से रिलेटेड, तो टेंशन बिल्कुल ना ले, ऑलरेडी मैं ये सेशन डिजाइन कर चुका हूं। आप जस्ट आई बटन पर जाएं और आई बटन पर जाकर क्लिक करें, आपको वो सेशन भी मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले इस सेशन को पूरा कवर अप कर लें। क्लियर है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं उस वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, तो वहां से भी आप जाकर चेक आउट कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक कहानी। तो फिजिकल सर्वर मेरे पास यहां पर है। अब फिजिकल सर्वर का मतलब यहां सर्वर ही नहीं है, यहां आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप भी हो सकता है, यानी कि आप उस पर भी वर्चुअलाइजेशन इनेबल कर सकते हैं, राइट। तो आपने क्या करना है, आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप या आपका सर्वर है, उस सर्वर पर आपने क्या किया है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को इनेबल कर दिया है। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी वही सेम बायोस में जाकर इनेबल कर दिया। बायोस में इनेबल करने के बाद आपने अपने कंप्यूटर पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। ऑपरेटिंग सिस्टम आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज, नॉन विंडोज या कुछ और। क्लियर है यहां तक कहानी। मोस्ट ऑफ द यूजर्स हमें जो मार्केट में देखने को मिलते हैं वो विंडोज लवर ज्यादा होते हैं या फिर एप्पल लवर ज्यादा होते हैं। बहुत ही रेयर है कि हमें लाइनक्स बेस्ड यूजर्स मिले जो एंड डिवाइस पे ज्यादा यूज करते हैं। एंड डिवाइसेस यानी कि लैपटॉप या डेस्कटॉप पर। हाँ, कंपनी हमें लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर हमें अबंतु या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स दे देती है जो ओपन सोर्स होते हैं, लिनक्स बेस्ड एनवायरनमेंट पे होते हैं, यानी कर्नल उनका लिनक्स बेस्ड होता है। तो वहां कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है थोड़ी सी चीजें, वो भी कॉस्टिंग को बचाने के प्रोस्पेरस। तो वो क्या है उनके बारे में भी जानेंगे, बट ज्यादातर विंडोज आपको देखने में मिलती है। तो विंडोज, लाइनक्स कोई भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको पसंद है। इसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आप जो इंस्टॉल करेंगे दैट इज कॉल्ड हाइपरवाइजर। ये हाइपरवाइजर क्या है, ये टाइप 2 हाइपरवाइजर है। अब आप कहेंगे टाइप 1 हाइपरवाइजर तो यहां था ESXi हाइपर-V, है ना। तो यहां पर क्या है, यहां पर अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट अगर आप यूज कर रहे हो तो यहां भी हाइपर-V है, हाइपर-V यहां भी है, हाइपर-V यहां भी है। तो डोंट बी कंफ्यूज, यहां के हाइपर-V और यहां के हाइपर-V में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक फीचर रोल आपको मिल जाता है। बेसिकली सर्वर यूज कर रहे हैं तो रोल मिल जाता है, और विंडोज 10 या विंडोज 11 यूज कर रहे हैं तो आपको वहां पर भी एक फीचर मिल जाता है। आप जस्ट उस हाइपर-V के फीचर को इनेबल करें और वर्चुअल मशीन्स का बेनिफिट्स ले सकते हैं, राइट। तो विंडोज के अंदर इनबिल्ट फैसिलिटी है आपके पास।
नेक्स्ट, विंडोज यूज नहीं करना है आप, राइट। तो विंडोज अगर आप हाइपर वी यूज नहीं करना चाहते, हाइपरवाइजर यूज नहीं करना चाहते, तो आप VMware का हाइपरवाइजर भी यूज कर सकते हैं। और VMware दो तरीके के हाइपरवाइजर्स आपको मार्केट में इंडस्ट्री के अंदर प्रोवाइड कराता है। पहला है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि VMware प्लेयर, आप इसे यूज कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं देना है और आप इस हाइपरवाइजर का बेनिफिट यूज कर सकते हैं। लेकिन फीचर्स थोड़े से कम होंगे। लेकिन फीचर्स अगर आप ज्यादा लेना चाहते हैं वर्चुअलाइजेशन के अंदर, तो आपको यूज करना पड़ेगा VMware कंपनी का ही वर्क स्टेशन। आप वर्क स्टेशन को यूज कर सकते हैं, जाहिर सी बात है फीचर्स ज्यादा हैं तो ये फ्री नहीं होगा, ये पेड होगा। तो अगर आप वर्क स्टेशन को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हालांकि ये जो लिंक आपको मैं शेयर करने वाला हूं ये VMware का ऑफिशियल लिंक है, थर्ड पार्टी लिंक मैं आपको नहीं देना चाहता, गूगल का लिंक आपको नहीं देना चाहता। रीजन बीइंग हो सकता है कि वायरस एंड वॉर्म्स इंपैक्ट ना कर दे उस डेटा को, उस फाइल को। तो मैं आपको ऑफिशियली VMware की साइट को दूंगा लिंक प्रेफरेंस, वहां पर आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वर्क स्टेशन हो या प्लेयर हो। वर्क स्टेशन आपको ट्रायल बेस मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे अपने एनवायरनमेंट में तो आप उसे परचेज कर सकते हैं, राइट। तो उसकी भी एक प्राइसिंग है। तो आप यहां पर हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं, वर्क स्टेशन VMware का या प्लेयर या फिर हाइपर-वी। इसके ऊपर आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, वर्चुअल मशीन के ऊपर आप गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, फिर आप इस पे एप्लीकेशंस या सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं जो आपको चाहिए। क्लियर है। तो ये काफी सारी चीजें हैं हमारे सेशन के अंदर जो हमने अभी तक डिस्कस करी हैं। टाइप 1 और टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन होती है। मैं VMware के बारे में भी मैंने बात करी। अगर आप फ्रेशर हैं, VMware के बारे में नहीं जानते हैं, तो टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। आपने VMware बहुत ज्यादा पुरानी कंपनी है, 1998 में स्टार्ट हो गई थी और अभी तक अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज 24 ईयर हो चुके हैं, यानी एडल्ट हो चुकी है कंपनी, बड़ी हो चुकी है और काफी सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं, ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं जो ये प्रोवाइड कराती है। अगर आप सर्वर्स के अंदर काम करते हैं तो सर्वर्स से रिलेटेड आपको वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड कराती है। नेटवर्क से रिलेटेड काम करते हैं तो भी ये वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड कराती है, यानी राउटर और स्विचेस पे काम करते हैं तो उससे रिलेटेड भी करिकुलम्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, ट्रेनिंग्स हैं जहां पर आप काम कर सकते हैं, राइट। तो आप अगर चाहते हैं कि अपकमिंग सेशंस के अंदर मैं VMware से रिलेटेड भी सीरीज लेकर आऊं तो मुझे सेक्शन में बताएं, क्योंकि अभी इनिशियल लेवल पर मेरा जो टारगेट है आप लोगों के साथ वो ये है कि मैं सर्वर से रिलेटेड चीजें लेकर आऊं, आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सर्वर्स के बारे में जानें, राइट। सो लिनक्स सर्वर को मैं कम प्रेफरेंस दूंगा, विंडोज सर्वर को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि मैं खुद भी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूं, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स के बारे में ज्यादा चीजें बताऊंगा। इसके बाद अगर आप VMware में चाहते हैं तो मेरे को आप सजेस्ट कर सकते हैं। मैं VMware में भी ऑलरेडी सर्टिफिकेशंस कुछ कंप्लीट कर चुका हूं, तो आप मेरे को बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर या मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप DM करके बता सकते हैं, सो दैट अपकमिंग सेशंस में VMware में यानी वर्चुअलाइजेशन के अंदर इन डेप्थ में और भी सेशंस लेकर आऊंगा। हाँ, बाकी कुछ बेसिक सेशंस है वो हम डिस्कस करेंगे। अब जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, जहां पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं टाइप 1 का हाइपरवाइजर कैसे इंस्टॉल करते हैं और टाइप 2 हाइपरवाइजर कैसे इंस्टॉल करते हैं। क्लियर है। तो आज का सेशन थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो गया। मेरे को उम्मीद करता हूं कि जितनी भी चीजें मैंने अभी तक कवर अप कराई हैं आपको चीजें समझ में आ गई होगी। स्टिल फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स करें या इंस्टाग्राम पे DM करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको दिख रहा होगा यहां पर, तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे लिंक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, DM कर सकते हैं और काफी सारी चीजें हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज यार प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ या कुलीग्स के साथ इस सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दो। आप लोग दोस्तों सही में जब लाइक करते हो और सब्सक्राइब करते हो ना, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, मोटिवेशन मिलता है नए सेशंस को जल्दी से जल्दी डिजाइन करने का, राइट। तो मिलते हैं जल्दी नए सेशन में नए कुछ कंसेप्ट्स के साथ, जहां इंटरव्यू से रिलेटेड भी चीजें खास हो, आपको चीजें पता लगे तो वो सारी चीजें भी जानेंगे। तब तक एक ही मैसेज कन्वे करना चाहूंगा, प्लीज बी सेफ।